Welcome back, Nasir Hayat Magoo साहब, former president, Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry. साथ ही में हमारे साथ इस वक्त जफर साहब भी मौजूद हैं और जफर जो हैं आप मेंबर प्राइवेटाइजेशन कमीशन, और कराची स्टूडियो में अब्दुल कादिर मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं. जफर सुबानी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया. आपकी तरफ आता हूँ. कादिर साहब, ये बताइएगा कि पूरी बजट स्पीच आपने देखी, आपने फिर हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, कितनी वो दो तीन क्या अहम तरीन चीजें आप समझ रहे हैं कि जो इस बजट के आदाब को, यानी आने वाले बजट के आदाब को मुकम्मल करने में एक हर्डल्स हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो इमरान साहब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ को भी इफेक्ट करती है और वो हमारी नंबर ऑफ प्लान्स को करती है. दूसरा, जो इंपोर्ट का जो हमारा इस वक्त बेस है, वो इस साल जो है वो US डॉलर तकरीबन कोई 78 बिलियन रहा है, जो कि सस्टेनेबल नहीं हो सकता. इसको किसी न किसी सूरत से नीचे आना है. ऑल्दो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि उसको 70 बिलियन तक हम ले आएंगे, बट आई थिंक दैट इज अ वेरी चैलेंजेबल, क्योंकि जैसे आप इंपोर्ट को कम करते हैं आपकी ग्रोथ कम हो जाती है, जहां ग्रोथ को बढ़ाने जाते हैं वहां आपकी इंपोर्ट बढ़ जाती है. तो ये आई थिंक दैट इज वेरी चैलेंजेबल. दूसरी बात जो है वो ये है कि सितंबर से लेके अप्रैल तक 675 BPS इंटरेस्ट रेट बढ़ा है. तो जिन कंपनियों ने लास्ट ईयर प्रॉफिट्स किए थे, उन कंपनियों में अगर वो लेवरेज की कंपनियां, मोस्टली कंपनी लेवरेज पे होती हैं, तो उनको बोरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, और उनका जो इंटरनेशनल कमोडिटी की जो प्राइस इस वक्त बढ़ी हुई है बिकॉज ऑफ दैट यूक्रेन एंड रशिया की वॉर से, उसका इफेक्ट आएगा. जो जितना उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा, उतना ही 29% कॉर्पोरेट टैक्स का भी इफेक्ट आएगा. अच्छा, चौथी चीज जो ये है वो मैं समझता हूं कि इसको हमारा जो इस वक्त अगर सेल टैक्स जो विड्रॉ हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, जिसकी पर मंथ अबाउट 40 बिलियन की कॉस्ट है, अगर किसी तरह से अगर उसको विड्रॉ किया गया, और जो कि विड्रॉ अगर हो जाता है, नहीं जब तक होता, तो मैं समझता हूं ये ग्रोथ जो है वो 19% नहीं है, बल्कि ग्रोथ 27% है. तो मैं जो कि इस साल हमने 28% ग्रोथ ली है बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारा जो इंपोर्ट पे जो टैक्स कलेक्ट हुआ है, विच इज ऑलमोस्ट 52% ऑफ द टोटल रेवेन्यू. तो मैं समझता हूं कि ये जो चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हमारी जो कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट अच्छे होने चाहिए, हमारी जो सेल टैक्स की जो हमारी जो इस वक्त हमने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो भी हमने सब्सिडीज दी हुई है. एंड द फोर्थ वन जो है विच इज अगेन हमारी एक्सपोर्ट को अगर हमें बढ़ाना है, तो जो टेक्सटाइल को रिलीफ्स लास्ट ईयर दिए गए हैं, एनर्जी का रिड्यूस रेट दिए गए हैं, ठीक है, इसके अलावा एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन अगर वो कंटिन्यू रही तो हमारा अगेन सो मेनी इफ्स एंड बट्स, ठीक है, और जो उसमें कंडीशंस हैं. जफर सुबानी साहब, आपने किस तरह से देखा, क्योंकि बहुत डर लग रहा था इस बजट को लेकर, IMF के प्रोग्राम के साथ, उनकी कंडीशन के साथ ये बजट था, और क्या वाकई ये इस वक्त लफ्जों का दादोशुमार का हेर फेर हुआ है, या फिर हमाद अजहर साहब जो कह रहे हैं कि जो फाइनेंस बिल आएगा फिर पता चलेगा, या ये डायरेक्शन लेस बजट था? और अभी तो आपने सिर्फ एक जो स्लैब जो है उसको ऊपर कर दिया टैक्स फॉर आपके जो सैलरी क्लास का था, लेकिन एडवांस टैक्सेस की एक भरमार है. जफर साहब देखिए, प्राइमा फेसी जो अपने बजट सुना है, तकरीर सुनी है, और जो लोगों के इनिशियल कमेंट्स आ रहे हैं, तो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खतरनाक बजट होगा, स्पेशली जिस पोजीशन में करंट हम लोग हैं, ये एक नॉर्मल पोजीशन नहीं है. हम फिजिकली स्पेशली फॉरेन करेंसी के हिसाब से हम टेक्निकल इंसॉल्वेंसी की तरफ गए हुए हैं. हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से आप देखें कि हमारे पावर प्रोजेक्ट भी जो है ना वो रुके हुए हैं, कोल हमारे पास नहीं है. तो बहुत ज्यादा डर था कि ये एक डिफिकल्ट बजट होगा. बट आई थिंक गवर्नमेंट जो इनिशियल जो आप फीडबैक करते हैं, गवर्नमेंट ने कोशिश की है बैलेंसिंग करने के लिए. और जो दूसरी जो बात है, आपकी जो गरीब लोग हैं उस वक्त इनको जो प्राइस का इम्पैक्ट है उसकी भी इन्होंने कुछ कोशिश की, और बल्कि और कोशिश करना पड़ेगा. बिकॉज हमें आउट ऑफ बॉक्स देखेंगे तो उनको जो रिलीफ जो है, जो एक सैलरीड क्लास है और जो बेचारे पुअर पीपल है, उनको लेके आएंगे. बट बजट के अंदर उन्होंने चीजों को बैलेंस किया है, कहीं रिलीफ भी दिया है कुछ लोगों को,
और कहीं जो टैक्सेशन जो हाई टैक्स जो रेवेन्यू कमाते हैं, जैसे OMCs का है, एक उन्होंने थ्रेशोल्ड लगाया है, तो उससे जो है वो एरिया जहां पर टैक्सेशन कलेक्ट कर सकते हैं वो एक इन्होंने किया हुआ है। तो ऐसा बजट मुझे तो अभी तक इनिशियल है, अब जाहिर है कि फाइनेंस बिल पूरा देखेंगे इसमें होता है, बट एक कोशिश की है बैलेंस करने के लिए। मगू साहब नासिर हयात मगू साहब की तरफ चलेंगे। ये जो सूरत-ए-हाल बात हुई, क्योंकि मैं अगेन उसका पॉलिटिकल जो ब्लेम गेम हो इस वक्त हो रहा है। हमाद अजहर साहब कह रहे हैं कि ये एक डायरेक्शन लेस बजट है। अच्छा, बजट के बारे में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी कि बहुत मुश्किल बजट होगा, चीखें निकल जाएंगी, लेकिन एक कदर रिलीफ इसमें मिला। मुझे याद है कि लास्ट ईयर जब फाइनेंशियल जो आपका ईयर शुरू हुआ था और शौकत तरीन साहब ने जब बजट पेश किया था तो उसकी भी बड़ी तारीफ हुई थी। ये अलग बात है कि फिर उसके बाद 350 बिलियन का एक मिनी बजट उनको पेश करना पड़ा उस हुकूमत को। मगू साहब देखिए, बात यह है कि ये जैसे हमने शुरू में बात की, इलेक्शन करीब है, 6 महीने या साल, तो इस वक्त कोई हार्ड खतरनाक किस्म का बजट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो उम्मीद नहीं थी कि ये देंगे, क्योंकि अगर इन्होंने बजट ऐसा दिया सख्ती वाला तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो बजट अपेरेंटली तो ठीक है, बस ये है मसला जो हमारा बेसिक मसला है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है, मुझे लगता है साल बढ़ेगा, क्योंकि ऑयल और ये जो खाने पीने की चीजें हैं ये बड़ी पीक पर है और ये इसका जो इम्पैक्ट आगे जाके बहुत खराब होगा। बस वो एक है, बाकी तो जितने मीन्स हैं आप अपनी इंपोर्ट कंट्रोल करें, अपनी ग्रोथ 5% पे भी रखे तो नॉट बैड। इन हालात में दुनिया में तो बहुत इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त। मैं समझता हूँ कि इस कंडीशंस कम से कम पेपर पे तो यही है, फाइनेंस बिल आता तो देखते हैं। ठीक है। सुबानी साहब, इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है और तारीखी इन्फ्लेशन है। अच्छा, और फिर रशिया और यूक्रेन का जो तनाजा वो भी आपके सामने है, और ऑयल प्राइसेस जो इस वक्त जहां पे मूव कर रही हैं, क्या आप समझ रहे हैं कि एक ऐसा सर्टेन पीरियड भी आ सकता है कि जो है वो रिसेशंस के अंदर हो, स्टेग्नेशन के अंदर हो ये वर्ल्ड इकोनॉमीज, और उसके बाद जो है डिमांड कर्टेल हो, क्योंकि डिमांड को तो कर्टेल करना है ना इस वक्त फ्यूल प्राइसेस की। शायद किसी को भी वारे में नहीं आएगा इस वक्त $120-25 पर बैरल ऑयल प्राइसेस, मासिवाय ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के, और हमारे यहाँ तो सोने पे सुहागा डॉलर भी जो है वो डबल सेंचुरी मार चुका है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, डिमांड में कंस्ट्रक्शन हमेशा डेफिनेटली आएगी और ऑलरेडी शुरू हो गई है। मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है कि जब ये लास्ट संडे को मैं बाहर निकला एक शादी पे, तो मैंने देखा कि जब ये सेकंड इंक्रीज हुआ था 2 दिन पहले, तो क्लियरली नजर आ रहा था कि लोग जो है वो रोड के ऊपर बहुत कम निकले थे, और बाद में पेट्रोल की जो एसोसिएशन है उसका भी बयान आ गया कि 25% की जो पेट्रोल की सेल्स है लास्ट 3 डेज में कम हो गई है। तो ये बाकी जितने भी लोग हैं, जितने लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो है, क्योंकि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा, हर चीज डीजल की वजह से बढ़ेगी, खाने पीने की चीजें बढ़ेगी जो कि नेसेसिटी है, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। हर कुछ लोगों पे ज्यादा आएगा, कुछ लोगों पे कम आएगा, तो उसका इम्पैक्ट लोग इसी तरह करेंगे कि जो जहां पे अपने बाहर अगर फर्ज करें कि डाइनिंग के लिए बाहर जाते हैं और मे बी 2 टाइम्स 3 टाइम्स इन अ वीक इन अ मंथ जाते हैं, तो वहां पे कर्टेल करेंगे, अपनी शॉपिंग में करेंगे। तो ये जो साल जो है, जब तक का ये हालात इस तरीके से रहे, दुनिया के हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान के हालात ज्यादा खराब हैं बिकॉज वी डोंट हैव फॉरेन करेंसी टू पे, ये एक डिफिकल्ट साल रहेगा। बट मैं यहाँ कहूंगा कि जैसे हमारे अजहर साहब का बयान आपने बार बार रिपीट किया है, हमें इस वक्त सबको मिलके कोई ब्लेम गेम पे जाना नहीं चाहिए। ना प्रेजेंट गवर्नमेंट को बार बार वो पुरानी बात करते हैं कि उन्होंने ये किया, मेरा ख्याल है इसकी इस वक्त जरूरत नहीं है। हमें सब मिलके जो है, जो भी स्टेक होल्डर्स इन कंट्री के लिए हैं, हमें एक जो है एक क्लियर हो के मैं बड़ी माजरत के साथ, सब में अगर इतना फराग दिल होता, इतना वसी दिल होता, इतना ज़र्फ होता तमाम सियासी जमातों में, तो क्या हालात आज यहां तक पहुंचते? आप क्या समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान का मौशी मसला है? नहीं साहब, पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत पे भारी है और मौशी इस्तेहकाम सियासत के ऊपर भारी हो गया है। ये चीज हुई है सर। आपकी बात सही है, बट कभी तो हमें जो है ना अपने आप को इम्प्रूव तो करना पड़ेगा ना, एक स्टेज के ऊपर इम्प्रूवमेंट तो करना पड़ेगा ना। देखें इस वक्त कोalition सारे पार्टनर्स हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम अभी तक एक लग रहे हैं आपके ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
اینڈ उसके ऊपर I must say, कादिर साहब, I must say कि this is the right time कि हुकूमत के लिए कोई बड़ा सख्त फैसला लेना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 11 जमातें जो कोलिशन पार्टनर में हैं वो 7 हैं, और कल भी आपने जैसे देखा ये ऑयल प्राइसेस के ऊपर जो बात हुई थी इसको बढ़ाने की, और फिर बड़ी उनसे एक ड्यू कंसल्टेशन हुई, साथ में ऑस्टेरिटी मेजर्स के हवाले से 3 सूबों ने फौरन इसके ऊपर लब्बैक कहा। तो दिस इज द राइट टाइम कि अगर कोई हुकूमत कड़ा फैसला कर सकती है मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए तो इस वक्त कर सकती है। कादिर साहब। जी मैं बिल्कुल इमरान, आई थिंक एक जमाने में जब हम कहते थे कि मुशर्रफ साहब का जो शुरू के साल थे, हमें ये लोग ये कहते थे कि ये सबसे राइट टाइम है कि जिस वक्त हम एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग डिसीजंस और नॉन पॉपुलर डिसीजन भी ले सकते हैं। इसी तरह आज जिस तरह सारी अदर देन पीटीआई सारी पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ है, तो समझता हूं कि कालाबाग डैम जैसा भी फैसला जो है उसको उस पर भी कोई काम किया जा सकता है, जो कि आई थिंक हमारे मुल्क की ना सिर्फ ये कालाबाग डैम जो है वो इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, बल्कि आई थिंक हम जो इस वक्त पेट्रोल पे हमने जो बिजली को अपनी बनाना शुरू किया है, आई थिंक उस पर भी हमारा इन्हिसार कम होगा। असल बात यह है कि देखें हमें मिल के, जैसे जफर साहब ने कहा कि ये जो 4-5 चीजें हैं उस पे जो है ना तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, और मेरे ख्याल में इससे अच्छा कोई वक्त नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ हैं ऑल्दो पीटीआई दूसरी तरफ है, बट आई थिंक अगर कोई भी ऐसा अच्छा प्रपोजल हो जो कि 4-5 चीजों का हो कि जी हम मुल्क की सलामती पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, मुल्क की इकोनॉमिक डिसीजंस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, तो आई थिंक यानी आप बात कह रहे हैं एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी जिसके ऊपर जो सबका मुत्तफिक होना जरूरी है, और बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी तकलीद, काबिल तकलीद मिसाल जो है पाकिस्तान आर्मी, हमारी जो दिफाई इदारे हैं वो इस वक्त बनने जा रहे हैं कि जो ऑस्टेरिटी मेजर्स किफायत शुमारी के जो इक़दामात वो अपनाने जा रहे हैं, तो हमें मिन हैसिल कौम हमें भी उनको अपनाना चाहिए। ये मुश्किल वक्त है, इस वक्त को हम ही ने मैनेज करना है, इस वक्त को सिर्फ मैनेज करना है, और ये बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो सकता है। अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करने की जरूरत है, अपने कारोबार को दिन में जल्दी आगाज कीजिए, शाम में जल्दी दुकानें बंद कीजिए, डे लाइट सेविंग जो है उसको अपनाइए। हम डिमांड कर्टेल उस तरह से नहीं करना चाह रहे, लेकिन जिस तरीके से हमारे बस में है, जिससे हम कर सकते हैं, ये हमारा मजहब भी कहता है और ये हमारा मुआशरा भी कहता है, तो इसी को हम लेके आगे चलना चाहिए। आज की ट्रांसमिशन से अब बिल्कुल सिर्फ आखिरी मुझे देखिए, अगर हम चाइना को देखें तो चाइना के जो फाउंडर्स जिन्होंने इस वक्त चाइना एग्जिस्ट करती है, उनकी अगर आप ऑटोबायोग्राफी उठा के देखें तो उनकी ऑटोबायोग्राफी में उनसे ये पूछा गया कि जी कोई एक वजह अगर बता दें कि चाइना की जो प्रोग्रेस हुई है, तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए, पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जफर सुबानी साहब, नासिर हयात मगरू साहब, अब्दुल कादिर मीमन साहब। हमारी आज की जो बजट ट्रांसमिशन यहीं पे इख्तिताम पजीर होती है। कल हम पोस्ट बजट दोपहर 11 बजे लेकर आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।